नमस्कार। आज हम लोग अध्याय 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकर्ता सुमन सिंह, सहायक शिक्षिका, रामरुद्र, +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। ये 3 भाग हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्रक, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्रक, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन। इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक वो है जिसमें प्राकृतिक पदार्थ का रूप परिवर्तन करके उसको ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है, जैसे उद्योग धंधे, गैस बर्तन, विद्युत, सीमेंट लोहा, कंप्यूटर, दवा, चीनी इत्यादि। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में सेवाओं का उत्पादन शामिल है, जैसे प्रशासन, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, संचार एवं अन्य सेवा। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को हम कैसे जानते हैं। इसमें हमें 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, क्षेत्रकों की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते समय हमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करनी होती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करना होता है। नंबर 2, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना करनी है। सकल घरेलू उत्पाद। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। आलेख 1 में हम देख सकते हैं कि 2 वर्षों 1973 और 2003 के उत्पादन को दिखाता है। 30 वर्षों में कुल उत्पादन में तीनों क्षेत्रकों में कितनी समृद्धि हुई है, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। आलेख 2 में हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या वो ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिससे तृतीयक क्षेत्रक में वृद्धि हुई है। नंबर 1, बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल, थाना, बैंक, कचहरी इत्यादि की आवश्यकता होती है। किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। नंबर 2, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। नंबर 3, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय इत्यादि की मांग बढ़ जाती है। नंबर 4, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी कुछ सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, किस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग नियोजित हैं। भले ही तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, मगर रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। आलेख 3 में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में अधिक से अधिक लोग नियोजित हैं, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में कम है। इसका यह अर्थ है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में
रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जब कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इस तरह के बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए सबसे पहले बैंक ऋण प्रदान कर सकती है एवं सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है। नंबर 2, सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा व्यय कर सकती है। नंबर 3, स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर साख प्रदान कर सकते हैं। कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख की आवश्यकता होती है। नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है उसे सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। संगठित क्षेत्रक, इसमें वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। वे सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, निश्चित समय तक का ही काम, अधिक काम के बदले अतिरिक्त वेतन, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, चिकित्सा लाभ, पेंशन आदि के हकदार होते हैं। असंगठित क्षेत्रक, ये छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। यहाँ सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? नंबर 1, असंगठित क्षेत्र में किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। नंबर 2, लघु उद्योगों को भी कच्चे माल प्राप्त और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है। नंबर 3, जो श्रमिक पिछड़ी जातियों से हैं उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। नंबर 4, आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण की आवश्यकता है। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक, जिस परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे डाकघर। निजी क्षेत्रक, जिन परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है उसे निजी क्षेत्र कहते हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। इसलिए इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता होती है, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। धन्यवाद।